हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आराम में बैठे बैठे पढ़ाई करते होंगे। ठीक है नहीं? देखो दोस्तों, कल के वीडियो के अंदर हमने राजा, किसान और नगर, हमारा इतिहास के अंदर दूसरा अध्याय था, उसके हमने जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखने जा रहे थे। लेकिन क्या है कि हमने महाजनपद पढ़ा है, तो उसके 16 महाजनपदों की राजधानी और 16 महाजनपद हमने कवर कर लिए उस वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, आज हमारा दूसरा अध्याय है इतिहास के अंदर राजा, किसान और नगर। ठीक है नहीं? तो कल हमने महाजनपद के बारे में जाना, लेकिन आज हम उसी पूरे अध्याय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप में से बहुत सारे दोस्त, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, आप कमेंट करते हैं कि एक मोटिवेशन बनाइए। अब 4 ही महीने बचे हैं हमारे पास, तो हम 4 महीनों में कैसे 95 यानी कैसे परसेंटेज बना सके, 95% से ऊपर कैसे ला सके। आप मुझे बहुत सारे दोस्तों की डिमांड भी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, मैं आपके साथ जल्दी ऐसा मोटिवेशन वीडियो लेके आऊंगा। तो दोस्तों, पर इसके लिए क्या है, मेहनत की जरूरत है। ठीक है नहीं? मेहनत बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है नहीं? तो बहुत सारे दोस्त करते भी है कमेंट। तो दोस्तों, अभी से ही, आज से ही यानी शुरू कर दीजिए तैयारी। ठीक है? तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा अध्याय नंबर 2 है राजा, किसान और नगर, हिस्ट्री के अंदर। ठीक है नहीं? तो सबसे पहले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने कि ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि का अर्थ जो है वो किसने निकाला। ठीक है नहीं? पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला। तो इसका उत्तर है दोस्तों जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों पक्का याद कर लीजिए, रट लीजिए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो रट लीजिए। लोग रट रट कर आईएएस बन गए हैं और आप पर्सन ही नहीं रट सकते। रट लीजिए, रटा मार लीजिए सीधा। ठीक है नहीं? तो ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला था? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है नहीं? क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है दोस्तों कि अशोक के अधिकांश अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किससे प्राप्त हुई। ठीक है ना? अशोक के जो अधिकांश अभिलेख थे उनको पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता है वो किससे प्राप्त हुई? तो ध्यान रखना, जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है नहीं? अधिकांश अभिलेख को पढ़ने में किससे सफलता प्राप्त हुई? जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है दोस्तों कि आर्यों की भाषा क्या थी। ठीक है नहीं? आर्यों की भाषा जो है वो क्या थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, आर्यों की जो भाषा है वो है संस्कृत। ठीक है नहीं? आर्यों की भाषा क्या है दोस्तों? संस्कृत। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि अभिलेख किसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिए जल्दी से। अभिलेख किसे कहते हैं? पत्थर, धातु और मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है। ठीक है नहीं? यानी पत्थर, धातु और मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको नोट करना है। ठीक है? अब ये बात तो थी अभिलेख। तो बताओ दोस्तों, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? अभिलेख शास्त्र, ये हमारा देखो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं। ये हमारा कौन सा 5वां क्वेश्चन है, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं। तो अभिलेखों के अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र कहते हैं। ठीक है नहीं? अभिलेखों के अध्ययन को दोस्तों अभिलेख शास्त्र कहते हैं। छठा हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथों में मिलता है। 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो किन ग्रंथों में मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में मिलता है। ठीक है नहीं? बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। अच्छे तरीके से आपको नोट करना है। आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे जनपद किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देख सकते हैं दोस्तों कि जनपद किसे कहते हैं। तो एक ऐसा भूखंड, ठीक है नहीं, एक ऐसा भूखंड जहां कोई जन बस जाता है। ठीक है नहीं? या उसे हम क्या कहते हैं? जनपद कहते हैं। और आगे क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए। ठीक है नहीं? किस वंश ने किए? तो ध्यान रखना है, भारत में सबसे पहले सोने के जो सिक्के जो जारी किए थे वो आपको कमेंट में बताना है। मैं बता देता हूँ, कुषाण वंश। ठीक है नहीं? तो ये आपको कंफर्म कर देना है और कमेंट में लिख देना है कि कुषाण वंश ही है क्या। ठीक है नहीं? ये कंफर्म नहीं, लेकिन पक्का मेरे हिसाब से कुषाण वंश ही है। ठीक है नहीं? अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जातक प्रथा जो है वो किससे संबंधित है। जातक प्रथा जो है वो किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। बताओ, जातक प्रथा जो है वो किससे संबंधित है। तो जातक प्रथा दोस्तों ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? महात्मा बुद्ध से। अगला क्वेश्चन है कि धम्म के सिद्धांत जो है, धम्म का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो धम्म का जो सिद्धांत है वो अशोक ने दिया था, कल हमने पढ़ा था। ठीक है नहीं? आगे है हर्षवर्धन कौन था। हर्षवर्धन कौन था? तो आपको मालूम है कनौज का शासक था हर्षवर्धन। ठीक है नहीं? कनौज का शासक था, यानी कनौज का राजा था
हर्षवर्धन। ठीक है नहीं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य का जो है अंत है जो है वो कब होता है? तो मौर्य शासक था बृहद्रथ, उनकी हत्या कर देता है। ठीक है ना, फिर बाद में तो बृहद्रथ अंतिम शासक था। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पेरिप्लस, पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, ठीक है नहीं, पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है समुद्री यात्री। ठीक है नहीं। अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो ये तो मैंने बता दिया। ठीक है ना, ब्राह्मी लिपि फिर भी नोट कर लीजिए। आगे जैसे मुद्रा शास्त्र क्या है? ठीक है ना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि मुद्रा शास्त्र क्या है। तो मुद्रा शास्त्र दोस्तों सिक्कों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र। ठीक है। देवनागरी का क्या अर्थ है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि देवनागरी का क्या अर्थ है? तो देवनागरी का अर्थ है देवताओं का प्रिय। ठीक है नहीं। कनिष्क किस वचन का घोषणा वंश का हो गया? अभिलेख साक्ष्य की सीमा क्या है? तो अभिलेख साक्ष्य की जो सीमा है दोस्तों वो है धुंधले अक्षर, अभिलेखों का टूट जाना और अभिलेखों का नष्ट हो जाना। ये अभिलेख साक्ष्य की क्या है? सीमाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अभिलेख साक्ष्य की क्या सीमा है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे नोट करना आपको। यानी कि अभिलेख साक्ष्य की सीमा है जैसे धुंधले अक्षर दिखाई नहीं देना। ठीक है नहीं। और अभिलेखों का टूट जाना। ठीक है नहीं, अभिलेखों का टूट जाना, अभिलेखों का नष्ट हो जाना। तो ये प्रमुख क्या है? अभिलेख साक्ष्य की सीमा है। तो ये आपको नोट करना है, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं। जैसे सुदर्शन झील का यानी कि मरम्मत, यानी सुदर्शन जो झील है उसकी मरम्मत किसने करे? तो सुदर्शन झील का जो मरम्मत है वो करवाई थी रुद्रदमन ने। ठीक है नहीं। सुदर्शन झील का यानी कि कह सकते हैं कि जीर्णोद्धार यानी मरम्मत जो किसने कराई? रुद्रदमन। ठीक है नहीं। अब सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया वो आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है नहीं। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया वो आपको कमेंट में लिखना है, जबकि मरम्मत कराई उसकी रुद्रदमन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जैसे पाली भाषा में गहपति शब्द, पाली भाषा में गहपति शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? तो वो ध्यान रखना है छोटे किसान और जमींदार के लिए। पाली भाषा में गहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गहपति शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? छोटे किसान और जमींदार के लिए। आगे दोस्तों कि हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई? हर्षचरित जो है वो किस भाषा में लिखी गई? तो ध्यान रखना संस्कृत भाषा में लिखी गई। ठीक है नहीं। हर्षचरित की किसकी जीवनी है? तो हर्षचरित जो है वो किसकी जीवनी है? कन्नौज के शासक है यानी कि हर्षवर्धन। हर्षचरित किसकी जीवनी है? हर्षवर्धन की है, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की। और हर्षचरित के लेखक कौन है? बताओ। हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन है दोस्तों? बाण भट्ट। ठीक है नहीं। आगे प्रभावती गुप्त जो है जो किसकी यानी पुत्री थी? प्रभावती जो गुप्त है वो किसकी पुत्री थी? तो वो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। प्रभावती गुप्त जो थी वो किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है नहीं। आगे जैसे व्यापारियों के संघ को, व्यापारी के संघ को क्या कहते हैं? तो व्यापारियों के संघ को क्या कहते हैं दोस्तों? श्रेणी कहते हैं। तो ये प्रश्न आपको नोट करने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है जैसे कौन से दो क्षेत्र लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित है? ठीक है नहीं, स्थित है। तो कौन से? तक्षशिला और उज्जैनी। तक्षशिला और उज्जैनी। ठीक है। आगे दोस्तों प्रश्न है कि महामात्र अधिकारी का क्या कार्य है? महामात्र अधिकारी का क्या कार्य है? तो ध्यान रखना महामात्र जो अधिकारी है उसका कार्य है धर्म का प्रचार करना। ठीक है ना, धर्म का प्रचार करना। आगे दोस्तों कि कलिंग युद्ध कब हुआ? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग युद्ध कब हुआ? मैंने महाजनपद कल जब पढ़ाया था उसमें बताया था कलिंग युद्ध कब हुआ। तो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है नहीं, जिसने अशोक ने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी थी। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे जाते हैं। ठीक है नहीं। हाथी गुम्फा अभिलेखों में ये पता चलता है। अशोक ने शस्त्र त्याग की घोषणा कर देता है और इस व्यापक नरसंहार से सूरज विचलित हो जाता है। ठीक है। और आगे दोस्तों कि ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला जो भूभाग है उसको वो क्या कहलाता है? ठीक है नहीं, तो वो कहलाता है अग्रहार। ठीक है नहीं। ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाला जो भूभाग है वो क्या कहलाता है दोस्तों? अग्रहार। ठीक है। अच्छी तैयारी कर लीजिए दोस्तों, इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए आप जल्दी से। कुषाण शासकों ने अपने नाम के यानी अपने नाम के आगे
कौन सी उपाधि लगाते हैं, ठीक है नहीं, कौन सी उपाधि लगाते हैं कुषाण शासक, तो ध्यान रखना है वो किसकी उपाधि लगाते हैं, देवपुत्र की, ठीक है नहीं। कुषाण शासक अपने नाम के आगे किसकी उपाधि लगाते हैं, देवपुत्र की, ठीक है नहीं। प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की, तो प्रयाग परिस्थिति की जो रचना है वो हरिसेन ने की थी, तो पहले आप नोट कर लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है जैसे ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ किसने निकाला, कब निकाला गया, तो 1830 के दशक में, ध्यान रखना ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 1830 के दशक में, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का जो अर्थ है वो कब निकाला गया, तो 1830 के दशक में, ठीक है नहीं। 1830 के दशक का मतलब 1830 और 1840 के बीच का जो समय है वो है 1830 का दशक, ठीक है नहीं। जेम्स प्रिंसेप कौन था, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ये ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, वो कंपनी जो इसका अधिकारी था जेम्स प्रिंसेप, ठीक है नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पर, ठीक है नहीं, कि स्वर्ण नगरी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो स्वर्ण नगरी, स्वर्ण यानी सोना, यानी सोने का पहाड़। अब देखो स्वर्ण नगरी यानी स्वर्ण नगरी, सोने की नगरी, ये स्वर्ण नगरी का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, सोने का पहाड़, ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 33 है, 33वां क्वेश्चन है कि कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी, तो कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की, अशोक ने, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर यानी 34वां है कि मेगस्थनीज ने किसकी रचना की, तो मेगस्थनीज ने किसकी रचना की दोस्तों, इंडिका की, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 35वां है कि अर्थशास्त्र की रचना जो है वो किसने की, तो अर्थशास्त्र की जो रचना है वो था, नहीं ध्यान है, चाणक्य ने की, ठीक है नहीं, चाणक्य। और क्वेश्चन नंबर 36 आप देख सकते हैं जैसे विष्णुगुप्त किसका नाम है, तो चाणक्य का ही नाम है विष्णुगुप्त, ठीक है नहीं। विष्णुगुप्त चाणक्य को कहते हैं, कौटिल्य देखो इसका यानी विष्णुगुप्त जो है वो किसका नाम है, चाणक्य का नाम है, कौटिल्य भी चाणक्य का नाम है, ठीक है नहीं। तो यानी इनके 3 नाम है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये पक्का याद होना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। अब हम देखते हैं जैसे हमने कल के वीडियो में हमने देखा था कि 16 महाजनपद थे, ठीक है नहीं, उसमें शक्तिशाली मगध था, तो मगध ही क्यों शक्तिशाली, इसके पीछे कोई रीजन तो होगा। तो इसके रीजन है पीछे देखो पहले आपको पॉइंट नजर आ रहा है जैसे अच्छी खेती का उपज, ठीक है नहीं, वहाँ पर खेती की उपज जो थी वो अच्छी थी, ठीक है नहीं, और वहाँ पर लोहे की खदान थी यानी लोहे की खानें थी, ठीक है नहीं। तो ये प्रमुख कारण है, देखो आप देख सकते हैं जैसे हाथी की उपलब्धता, वहाँ पर हाथी बहुत सारे प्रचुर यानी बहुत सारी मात्रा में थे, ठीक है नहीं, बहुत अधिक संख्या में थे, ठीक है। तो ये प्रमुख पॉइंट आप लिख सकते हैं जैसे मगध के शक्तिशाली होने के पीछे ये प्रमुख कारण है, ठीक है ना। और भी अन्य कारण है, तो पहले आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, 32 से 37 तक क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है जैसे 38वां क्वेश्चन कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो देखो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मास्क तथा गुजरा अभिलेखों में क्या है दोस्तों, अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है नहीं। जैसा क्वेश्चन नंबर 39वां है कि देवनाम पियदसी से क्या तात्पर्य है, ठीक है नहीं, देवनाम पियदसी का क्या अर्थ है, जबकि हमने आगे पूछा था कि देवनाम पिय का क्या अर्थ है, ये देवनाम पियदसी है। तो देवनाम पिय का अर्थ है देवताओं का प्रिय, और देवनाम पियदसी से का अर्थ जो है वो है देखने में सुंदर, ठीक है नहीं। और क्वेश्चन नंबर 40वां तक्षशिला कहाँ है, तो तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 41वां है कि उज्जैनी किस राज्य में है, तो उज्जैनी दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 42वां है कि स्वर्णगिरी कहाँ है, तो कर्नाटक। और क्वेश्चन नंबर 43वां है कि पाटलिपुत्र किस राज्य में है, तो बिहार में। ये दोस्तों देखो उस समय क्या है कि मौर्य साम्राज्य के 5 जो प्रमुख राजनीतिक जो केंद्र थे, ठीक है नहीं, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य जो है वो 5 प्रांतों में विभक्त था, उत्तरापंथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापंथ और मध्य देश, इस प्रकार से 5 भागों में, ठीक है नहीं। उसमें से हम देखते हैं उत्तरापंथ की राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है नहीं, तक्षशिला जो कि उस समय पाकिस्तान में था। और क्वेश्चन नंबर 41 जो उज्जैनी किस राज्य में, तो अवंती राष्ट्र की जो राजधानी थी उज्जैनी थी, ठीक है नहीं। और इस प्रकार से बटा हुआ था जैसे मध्य प्रदेश में, तो ये आप नोट कर सकते हैं, स्वर्णगिरी कर्नाटक और पाटलिपुत्र जो है उस समय बिहार में थे, तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44वां है कि बिंदुसार के समय आए यूनानी राजदूत का क्या नाम था, तो बिंदुसार के समय आए यूनानी राजदूत का नाम डाइमैक्स था, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तनकारी काल क्यों कहा जाता है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल है वो परिवर्तनकारी काल क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे रीजन है जैसे आरंभिक राज्यों का उस समय उदय हुआ था, ठीक है नहीं, और बहुत सारे नगरों का उदय हुआ था, लोहे का उस समय बढ़ता प्रयोग हुआ और सिक्कों का विकास हुआ, ठीक है नहीं, ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्र ग्रंथों की रचना हुई,
ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तनकारी काल क्यों कहा जाता है, तो ये 5 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं। आरंभिक राज्यों का उदय हुआ, नगरों का उदय हुआ, लोहे का बढ़ता प्रयोग, सिक्कों का विकास हुआ, ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्र ग्रंथों की रचना हुई, ठीक है नहीं। तो यही तो पॉइंट लिखने हैं दोस्तों, और इसी प्रकार से आपको पूरे एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है नहीं, इस तरीके से आप याद करोगे तो, ठीक है। तो ये हमारे 45 क्वेश्चन हुए। अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 आपको नजर आ रहा है, जैसे हरिशरण किसके दरबारी कवि था। हरिशरण जो था वो किसका दरबारी कवि था, तो ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशरण, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि पाटलिपुत्र कहाँ बसा हुआ है, तो पाटलिपुत्र दोस्तों ये देखो नदी मार्ग के किनारे बसा हुआ है, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि का अर्थ जो है वो कब निकाला, तो उत्तर है 1838 ईस्वी में। जैसा कि आप अभी अभी हमने देखा था कि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि का अर्थ हमने कब निकाला, तो इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ जो है वो कब निकाला, तो हमने उत्तर दिया था 1830 के दशक में। 1830 के दशक का मतलब 1830 और 1840 के बीच का जो समय है वो, ठीक है नहीं। तो इसके रियल जो सच में यानी जो फिक्स जो डेट है वो है 1838 ईस्वी में, ठीक है नहीं। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि का जो अर्थ निकाला वो 1838 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है तो कि मगध की वर्तमान राजधानी बताइए, तो मगध की वर्तमान राजधानी पाटलिपुत्र है, ठीक है नहीं। पहले जो थी वो राजगिरी या गिरिवर्स थी, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि अंग की राजधानी बताइए, तो अंग की राजधानी जो है वो चंपा है, ठीक है नहीं। ये महाजनपद है, कुल मिलाकर 16 महाजनपद है। दोस्तों अब आपका काम बनता है कि मैं आपको कुछ कार्य देता हूँ, ठीक है ना, 5% का जवाब पूछता हूँ राजधानियों से संबंधित। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप आसानी से यानी जवाब दे पाओगे, ठीक है नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका कार्य है आप कमेंट करके बताइए, ठीक है नहीं। देखो पहला क्वेश्चन है जैसे कुरु जनपद की राजधानी क्या है, ठीक है नहीं। कुरु जनपद की राजधानी बताइए, कौशल की राजधानी बताइए, कौशल जनपद की राजधानी बताइए, और मत्स्य जनपद की राजधानी बताइए, और अवंती की राजधानी बताइए। तो यानी ये क्या है, ये कुल मिलाकर सोने के सिक्के का सर्वप्रथम किसने जारी किए, सोने के जो सिक्के हैं वो सर्वप्रथम किसने जारी किए, ठीक है, किस वंश ने जारी किए है, ठीक है। वो तो वो आपको कमेंट में बताना इन 5 क्वेश्चनों का आंसर। देखता हूँ कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है, ठीक है नहीं। तो दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए, ठीक है नहीं। और कमेंट करके तो बताना इन 5 क्वेश्चनों का आंसर, ठीक है। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है, तो थैंक यू।